जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज एनालिसिस था, मैंने डेली करना इसको बंद कर दिया था। मेरे पास समय की काफ़ी कमी थी, तो इसलिए मैंने इसे वीकली स्टार्ट किया। लेकिन आप सभी लोगों में कई लोगों का रिक्वेस्ट आया है, इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आया है, कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट मैं देख रहा हूँ। तो अब मैं इसे वीकली 2 दिन वीक में करूँगा। एक तो मंडे को मैं इसका न्यूज एनालिसिस करूँगा आपके लिए, और दूसरा जो है वह फ्राइडे को भी न्यूज़ एनालिसिस करूँगा। तो मंडे एंड फ्राइडे 2 दिन जो है वीक में आपको इसका न्यूज़ एनालिसिस मिल पाएगा। डेली मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास समय की कमी है। लेकिन मंडे एंड फ्राइडे को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस आपको मिलेगा। साथ ही साथ डेली आपको जो है दैनिक जागरण का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, जैसे आज के न्यूज़ मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस तरह से टिक करके मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी मंडे को एंड फ्राइडे को इसका कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों को ये पता नहीं कि करंट कैसे पढ़ना चाहिए, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण कैसे पढ़े, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े एग्जाम के लिए, उनके साथ ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या जहां हो सके ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि जो पीक लेवल था, एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ओमिक्रॉन जो वायरस है या कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका पीक होगा 23 जनवरी को। देखिए, कोई भी अगर वायरस होता है या कोई भी महामारी होता है तो धीरे धीरे ऐसे करके पीक पे आता है, उसका धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होता है। तो ये जो हमारा पीक था कोरोना के तीसरी लहर का, ये 23 जनवरी को था। ये कई सारे रिपोर्ट में आया हुआ था। तो अब जो है तीसरी लहर का कम होना शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये समाप्त हो जाएगा, जनजीवन सामान्य स्तर पर फिर से लौट जाएगी। बाकी ये जो न्यूज़ है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा ने एयर इंडिया को परचेज कर लिया। 69 वर्ष के बाद एयर इंडिया फिर से टाटा के पास आ चुका है। आज से 70 वर्ष पहले एयर इंडिया टाटा के पास ही थी। उसके बाद सरकार उसका अधिग्रहण कर लिया था। टाटा से सरकार लेकर के उसको सरकारी कंपनी बना दिया और फिर अब एयर इंडिया पुनः टाटा के पास आ चुका। तो इसको लेकर के लगभग 18,000 करोड़, लगभग नहीं एग्जैक्टली 18,000 करोड़ रुपए में टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को 100% परचेज कर लिया, 100% उसका अधिग्रहण कर लिया। 18,000 करोड़, आप लोग ध्यान रखिएगा, 18,000 करोड़ रुपए लगा करके टाटा ने एयर इंडिया को परचेज कर लिया। टाटा के चेयरमैन, टाटा एंड सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर। तो वो यहाँ पे दिल्ली में जाकर के अधिग्रहण कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं एयर इंडिया के जो चीफ हैं। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक एडिटोरियल, बहुत शानदार एडिटोरियल आया और ये एडिटोरियल जो मुझे डिस्कस करना है, सिविल सेवा संशोधन को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के। शानदार एडिटोरियल है। तीन दशकों के विकास का एजेंडा बनाएंगे भारत और मध्य एशिया। तो भारत और मध्य एशिया के जो लीडर हैं उनके बीच में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात हुई है। हालांकि इन्हें बुलाया गया था 26 जनवरी को, ये भारत आने वाले थे, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस के कारण ये भारत नहीं आ सके। लेकिन वर्चुअल तौर पे इनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है मध्य एशिया के 5 ही देश के साथ।
तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा इंडिया मध्य एशिया रिलेशन को लेकर के। लेकिन इस न्यूज़ में क्या है बेसिकली कि मध्य एशिया के 5 देश हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये पांचों ही देश के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जो है मुलाकात हुई है और 30 वर्षों की रणनीति तय हुई कि आने वाले 30 वर्ष तक हमें क्या करना चाहिए। ये अच्छा होता है किसी देश के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं या संबंध इंप्रूव करते हैं तो लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो हमने मध्य एशिया के देशों के साथ किया है। रोड में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, ट्रेड और सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम होगा, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। और अब क्या होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के पे भारत मध्य एशिया के देशों के साथ मुलाकात करेगा। तो ये एक फिक्स हो गया कि प्रत्येक 2 वर्ष पे भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री मध्य एशिया के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूंगा आज या कल तक में बनाने का, चूंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहूँगा। देखिए, मध्य एशिया के देश जो है लैंड लॉक कंट्री है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, इसके लिए कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। हमारे उत्तर में हिमालय है, उधर से जा नहीं सकते हैं, पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे एक महत्वपूर्ण परियोजना है वो परियोजना का नाम है चाबहार परियोजना। चाबहार के माध्यम से हम वहाँ पर जाएंगे। और एक और योजना है हमारे देश की INSTC। INSTC को बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नेट पर आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि मुंबई से शुरुआत होता है और ये चाबहार होते हुए ये रूस तक पहुंचता है। और INSTC के अगर विधिवत रूप से काम करना शुरू कर देगी, अगर ये शुरू हो जाएगा ढंग से, तो हमारा जो भी सामान है वो रूस तक महज 25 दिन में पहुंच जाएगा। 25 दिन में हम रूस तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। रूस के माध्यम से हम यूरोप तक भी जा सकते हैं। 35% कम लागत होगा। अभी मान लेते हैं कि हमें 100 रुपया लागत लग रहा है पहुंचाने में सामान, तो हमें महज 65 रुपया में हम उसे पहुंचा पाएंगे। तो अभी वर्तमान में 25 दिन लगता है हमें, अब 45 दिन लगता है हमें रूस तक पहुंचने में। और अगर ये रूट बन जाता, INSTC बन जाता है, तो उसमें सिर्फ 25 दिन में हम वहाँ पहुँच पाएंगे। अब देखिए चर्चा क्यों चल रहा है इसका, INSTC का चर्चा अब क्यों चल रहा है। चर्चा इसलिए चल रहा है कि ये जो देश है मध्य एशिया के देश, इसको भी INSTC से जोड़ा जाए। मैं दिखाता हूँ लोकेशन आपको। ओके, ये जो लाल रूट आपको दिख रहा है ये INSTC का रूट है। INSTC का रूट है ये लाल रूट। ये मुंबई से शुरू होता है और मुंबई से शुरू होने के बाद जो है इधर सीधे ये ईरान जाएगा, ईरान के चाबहार जाएगा, ईरान होते हुए कैस्पियन सागर में इन करेगा और कैस्पियन सागर होते हुए ये जो है यहाँ पे मॉस्को पहुँच जाएगा, आगे सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच जाएगा। अब देखिए, अगर हमें अभी रूस तक पहुँचना है तो हमें रूट क्या लेना होता है, यहाँ से हम ऐसे जाते हैं, इसके बाद लाल सागर होते हुए हम भूमध्य सागर होते हुए यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे पहुँचते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। तो हमें टोटल अभी 45 दिन लग जाता है सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने में, मॉस्को पहुँचने में। अगर INSTC बन जाएगा तो हमें महज 25 दिन में हम वहाँ पहुँच पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब ये जो मध्य एशिया के देश है, ये सारे के सारे मध्य एशिया के देश हैं, ये सब मध्य एशिया के देश हैं। तो मध्य एशिया के देश के साथ भी हमें कनेक्टिविटी देना है, INSTC को हम इससे जोड़ सकें, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। क्योंकि मध्य एशिया के देश अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे देश, तो ये सारे के सारे देश लैंड लॉक्ड देश हैं, इसका समुद्र के साथ एक्सेस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भारत इसे एक रास्ता दे सकता है, INSTC के माध्यम से एक रास्ता इसे मिल सकता है कि ये लोग भी समुद्र एक्सेस कर सकें और भारत के साथ अच्छा व्यापार कर सकें। और भारत के हित में भी है, भारत को यूरोप पहुंचना है, तो INSTC को जल्दी से जल्दी हमें क्रियान्वित करना होगा। बाकी इंडिया और मध्य एशिया पे एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या ऐतिहासिक संबंध है, क्या वर्तमान में संबंध है, और साथ ही साथ मध्य एशिया का इम्पोर्टेंस अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद क्यों बढ़ गई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन को आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है।
हिंद प्रशांत पे यूरोपीय संघ की बैठक में भारत को बुलावा हुआ। एक तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो चुका है, बावजूद ब्रिटेन जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन का इंटरेस्ट है। हिंद महासागर में ही ब्रिटेन के कई सारे द्वीप हैं जिसका भारत भी एक्सेस लेता है। अमेरिका के कई सारे द्वीप हैं हिंद महासागर में जिसका भारत एक्सेस लेता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन के दो देश की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। एक तो फ्रांस, आप लोग नेट पे जाइएगा, गूगल मैप पे सर्च कीजिएगा एक आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड हिंद महासागर में है और ये फ्रांस का है, फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड है। तो हमें भी एक्सेस होता है, मान लीजिए कि हिंद महासागर में हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी जहाज़ जा रही है, उसको फ्यूल भरवाना है, तो वैसे कंडीशन में हम रीयूनियन आइलैंड का भी यूज कर सकते हैं। हम फ्रांस के साथ ये समझौता ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हिंद महासागर को मजबूत करने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए हमें यूरोपीय यूनियन की ज़रूरत है। और ऐसे कंडीशन में यूरोपीय यूनियन अब खुल के चीन के खिलाफ, एक तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीन के खिलाफ हो जाता है। क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र अगर आप सही से देखेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद आता है और हिंद कहीं न कहीं भारत से संबंधित है। इंडो पैसिफिक में इंडो आता है जो इंडिया के इंपॉर्टेंस को स्वीकार करता है। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र नहीं कहता। चीन जो इसको टर्म देता है वो देता है एशिया पैसिफिक रीजन। चीन इसे कहता है एशिया प्रशांत क्षेत्र। तो जब यूरोपीय देश इस रीजन को एशिया प्रशांत क्षेत्र ना करके हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है, तो इसका मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन भारत के इंपॉर्टेंस को स्वीकार कर रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। क्योंकि क्षेत्र एक ही है, चाहे आप एशिया पैसिफिक बोलिए या हिंद प्रशांत क्षेत्र बोलिए, दोनों एक ही क्षेत्र हैं। लेकिन चीन, रूस इसे एशिया पैसिफिक बोलते हैं और यूरोपीय यूनियन इसे इंडो पैसिफिक बोलते हैं, अमेरिका इसे इंडो पैसिफिक बोलता है। जब वो इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो ये भारत के इंपॉर्टेंस को स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यूरोपीय यूनियन भी चीन के खिलाफ अब खुल के बोलना शुरू कर दिए इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के। और इसी क्रम में 22 फरवरी को पहली मीटिंग ये आयोजित कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उसमें हमारे देश के विदेश मंत्री को भी आमंत्रित किया गया। तो ये जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो करते हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एयर इंडिया को लेकर के ये न्यूज़ है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया को 100% टाटा ने परचेज कर लिया है और अब पूरी तरह से वो टाटा उसको संभालेगी। बाकी पीएम मोदी से वो मुलाकात करने के लिए आए थे। एयर इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। कई बार हो सकता है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सके, छोटे छोटे एग्जाम में या वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट स्टेट पीसीएस में भी संभावना है कि एयर इंडिया के टाटा के चेयरमैन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए नाम याद रखिएगा, एन चंद्रशेखर वर्तमान में टाटा के चेयरमैन है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह का प्रत्येक दिन आप देखोगे कि बजट में कुछ ना कुछ चर्चा रहता है। तो इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है कि सरकार इनोवेशन पे काम करना चाहती है। तो आज से 3-4 दिन के बाद 1 फरवरी को बजट आएगा। तो ये न्यूज़ ये है कि बजट में सरकार तकनीक और इनोवेशन को लेकर के विशेष मदद के ऐलान कर सकती है, उसी को संभावना जाहिर करते हुए ये न्यूज़ संबंधित है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत जो है, अगर आप देखेंगे, पहली औद्योगिक क्रांति में भारत भाग नहीं लिया, दूसरी औद्योगिक क्रांति भारत भाग नहीं लिया, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भारत ने भाग नहीं लिया, चौथी औद्योगिक क्रांति जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 कहा जाता है, इसमें भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभाए, इसको लेकर के लगातार चर्चा चलती है। हम 3 औद्योगिक क्रांति में भाग नहीं लिया, चौथी औद्योगिक क्रांति में हमें विश्व को लीड करना है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें तकनीक पे और इनोवेशन पे काम करने की जरूरत है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो एडिटोरियल मुझे डिस्कस करना वो सिविल सेवा कैडर नियम में संशोधन को लेकर करना,
और मेरे लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक तो आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि मैं एक पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ बेसिक इशू क्या है। बेसिक इशू है कि सिविल सेवा कैडर नियम में संशोधन का प्रस्ताव सरकार ला रही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने राज्यों को लिखा है कि केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। तो ये डीओपीटी ने इसको लिखा है। अब डीओपीटी क्या है? बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है डीओपीटी, सिविल सेवा को यही रेगुलेट करने का काम करती है। सिविल सेवा इसी के तहत आता है। कार्मिक मंत्रालय जो है बेसिकली वही सिविल सेवा को लीड करती है। सिविल सेवा कार्मिक मंत्रालय के तहत ही आता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे सीबीआई को देखेंगे, सीबीआई भी कार्मिक मंत्रालय के तहत ही आता है। तो कई सारे विभाग जो है कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है। अब देखिए ये जो प्रस्ताव लाई है सरकार, इस प्रस्ताव में बेसिक क्या है? क्यों देश भर में विवाद हो रहा है? क्यों देश भर में बवाल हुआ? कई सारे स्टेट जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वो स्टेट भी इसका विरोध कर रही है। क्यों? तो इसके तहत केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्थानांतरित करने हेतु राज्य सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अभिभावी शक्तियों का अधिग्रहण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि बिहार में, मैं बिहार एग्जाम्पल लेता हूँ, आप किसी भी स्टेट को ले सकते हैं। मान लीजिए कि बिहार के मुख्य सचिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्य सचिव अच्छा काम कर रहे हैं, या बिहार का कोई आईएएस अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आईपीएस अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है। केंद्र सरकार देखेगी कि अरे बिहार का ये आईएएस अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, ये आईपीएस अच्छा काम कर रहा है, तो इसको काम करो कि बिहार सरकार इसको भेज दो दिल्ली, हम इसे दिल्ली में काम करवाएंगे। जो सेवा ये बिहार में दे रहा है, अच्छा सेवा दे रहा है बिहार में, तो हम चाहते हैं कि आप इसको दिल्ली भेज दीजिए, हम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे इस पर दे देंगे, केंद्र के किसी डिपार्टमेंट में इसको लगा देंगे ताकि केंद्र के उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सके। तो ये कहना है केंद्र सरकार का कि अगर कोई आईएएस या आईपीएस राज्य सरकार के अधीन काम कर रही है तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार जब भी उसे बोलेगी कि आपको आकर के केंद्र में सेवा देना है, आपको आकर के सेंटर में सेवा देना है, तो राज्य सरकार को उसे भेजना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार की आवश्यकता, राज्य सरकार की मंजूरी लेने की अब आवश्यकता केंद्र सरकार को नहीं होगी। राइट, यानी कि बिहार में मान लेते हैं कोई आईएएस अधिकारी है, उसको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाना है, केंद्र सरकार बोलेगी कि आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ, तो ऐसे कंडीशन में बिहार सरकार की मंजूरी लेने की अब आवश्यकता नहीं होगी। यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में नियुक्त करने में देरी करती है, राज्य सरकार उसको, मान लेते हैं बिहार सरकार उसको केंद्र में भेजने में समय करेगी, लगाती है, तो ऐसे कंडीशन में एक निर्दिष्ट समय के भीतर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर मुक्त किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कई सारे स्टेट का केंद्र से विवाद चल रहा है, और खास करके जहाँ पे केंद्र की जो सत्ता पार्टी है बीजेपी, राज्य में अगर वो पार्टी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में विवाद चलता है। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में मुख्य सचिव को लेकर के विवाद था। तो मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल का मुख्य सचिव वहाँ की सरकार के साथ अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार बोलेगी कि मुख्य सचिव तुम दिल्ली आ जाओ, तुमको 3 महीना का समय है, तुम दिल्ली आ जाओ। इस 3 महीना के समय में, और इस 3 महीना के समय में आपको दिल्ली आना है, इसके लिए अब राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी केंद्र को। यानी केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल सरकार से नहीं पूछेगी कि इसको भेजो, केंद्र सरकार सीधे उस मुख्य सचिव को ऑर्डर कर देगी कि आप दिल्ली आ जाओ 3 महीने के भीतर। अगर इस 3 महीने के भीतर वो मुख्य सचिव दिल्ली नहीं पहुंचता तो ऐसे कंडीशन में उसको पद विमुक्त घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक इशू है, इसको लेकर के कई सारे राज्य विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बीजेपी की सरकार जिस राज्य में है वहां भी विरोध चल रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच में सहमति के मसले पर, असहमति के मसले पर, यानी केंद्र और राज्य, केंद्र का अपना पॉइंट है, राज्य का अपना पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से असहमत है। ऐसे कंडीशन में केंद्र के फैसले को लागू किया जाएगा। यानी केंद्र और राज्य अगर किसी मुद्दे को लेकर के असहमत है तो केंद्र के जो फैसला होगा उसको माना जाएगा, राज्य के फैसला को नहीं माना जाएगा।
तो बेसिक इशू मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर सिविल सेवा कैडर नियम में संशोधन को लेकर के बेसिक इशू क्या है। अब देखते हैं इसको लेकर के सरकार का पक्ष क्या, डीओपीटी का पक्ष क्या। डीओपीटी ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्रालय में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की कमी के मद्देनजर ये फैसला उठा रहा। केंद्र सरकार में आईएएस की कमी है, केंद्र सरकार में आईपीएस की कमी है, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं कि इन अधिकारियों को आप सेंट्रल भेज दीजिए। डीओपीटी के अनुसार राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्त के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रही है और अधिकारियों की संख्या केंद्र में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्र में आवश्यक अधिकारी नहीं है, इसलिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं। अब देखिए राज्यों का विरोध क्यों हो रहा है। राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं। राज्य कह रहे हैं कि यह सहकारी संघवाद के खिलाफ है। सहकारी संघवाद के खिलाफ है, यानी जो सहकारी संघवाद होता है, केंद्र राज्य जो मिलकर काम करते हैं, सहयोगी संघवाद जो होता है उसके खिलाफ कहीं न कहीं बेसिकली ये संघवाद के खिलाफ ही है। राज्य को अपना ऑटोनॉमी है, अपना अधिकारी चुनने का अधिकार है। अगर आप केंद्र सरकार कोई डिसीजन लेती है, इस तरह का डिसीजन कि राज्य के कोई काम अच्छे करने वाले अधिकारी को आप केंद्र में मंगा लीजिएगा, तो ये संघवाद के खिलाफ है। प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पे राज्य के राजनीतिक नियंत्रण को कमजोर करता है, निश्चित तौर पे करता है। यह प्रभावी शासन को बाधित करेगा और परिहाय कानून और प्रशासनिक विवाद पैदा करेगा। केंद्र एक चुनी हुई राज्य सरकार के खिलाफ नौकरशाही को हथियार बना रही है, निश्चित तौर पे। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट है जिसको लेकर के राज्य सरकार विरोध करती है। राज्य सरकार, आप सोच के देखिए ना, राज्य सरकार मान लेते हैं एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, केंद्र और राज्य सरकार का मान लेते हैं बनता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हो सकता है उस अधिकारी को केंद्र मंगा लेगा अपने पास, ऐसा तो कर नहीं सकता है। तो बेसिक रीजन यही है विरोध का। बाकी इस एडिटोरियल को आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा, बेसिक पॉइंट मैंने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ कि अखिल भारतीय सेवा क्या। अखिल भारतीय सेवा आज की नहीं है, अखिल भारतीय सेवा कॉर्नवालिस के समय से ही शुरुआत हुआ था। हालांकि अंग्रेज के समय में शुरुआत हुआ था, लेकिन आईएएस आईपीएस वगैरह का अगर आप देखेंगे तो ये सब कॉर्नवालिस के समय का शुरुआत हुआ। सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1793 के आसपास वो आए थे इंडिया में, तो उसी समय में सिविल सेवा की शुरुआत लगभग मानी जाती है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद हमारे देश में 2 अखिल भारतीय सेवा था। अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? अखिल भारतीय सेवा होता है कि केंद्र में और राज्य में दोनों ही एक अधिकारी समान रूप से जब सेवा देती है तो उसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। तो भारत के आज़ादी के समय में 2 अखिल भारतीय सेवा थी। एक तो आईएएस था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एक आईपीएस था, इंडियन पुलिस सर्विस। 1966 में एक अन्य सेवा को अखिल भारतीय सेवा में जोड़ा गया, वो है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा, ये कई बार वनडे एग्जाम वगैरह में कई बार पूछा गया। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। अखिल भारतीय सेवाओं को संघीय प्रवृत्ति, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भर्ती केंद्र द्वारा यूपीएससी के माध्यम से की जाती है और उसकी सेवाओं को विभिन्न राज्य समूहों में आवंटित किया जाता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है और कई सारे राज्य में जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राज्य में भी ये अपनी सेवाएं देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राज्य में बनेंगे बाघ के और नए ठिकाने। हमारे देश में ऑलरेडी 51 टाइगर रिजर्व हैं, पहले से 50 टाइगर रिजर्व हैं, सॉरी। अगर अभी आप देखेंगे तो 2-3 नए टाइगर रिजर्व बन रहे हैं। एक तो गुरु घासीदास पार्क है, ओके, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में है। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के रामगढ़ बिसधारी है जो 52वां है। कर्नाटका के एमएस हिल्स में भी टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो इस तरह से टोटल 53 टाइगर रिजर्व मेरे ख्याल से शायद हो चुके हैं। 2 अन्य टाइगर रिजर्व को मंजूरी हाल फिलहाल में दिया गया है। वो है, एक तो बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को दिया गया है और दूसरा जो है
दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो इस तरह से अगर आप टोटल देखेंगे तो अब 55 टाइगर रिजर्व इंडिया में हो जाएगा। तो लास्ट 5 टाइगर रिजर्व का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, उसका लोकेशन याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करेंट से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि आखिर ये टाइगर कॉरिडोर की या टाइगर रिजर्व बनाने की चर्चा किसके द्वारा चलती है। देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है या टाइगर कॉरिडोर है, ये बेसिकली टाइगर को लेकर के जो भी निर्णय लेता है एक एजेंसी लेती है, एक संस्था लेता है, जिसको बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बेसिकली इसको लेकर के एक्शन लेती है। NTCA एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत एक स्टैट्यूटरी निकाय है, सांविधिक निकाय है, लीगल बॉडी है। इसका गठन किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा। NTCA का गठन किया गया है, 2006 में इसका गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को ये रेगुलेट करता है और जितना भी टाइगर को लेकर के डिसीजन लेना है वो NTCA ही बेसिकली लेगी। यूक्रेन और रूस, अमेरिका। यूक्रेन का एक शहर था क्रीमिया। क्रीमिया पे रूस ने 2014 में अधिग्रहण कर लिया था। यूक्रेन का एक जगह था क्रीमिया। क्रीमिया में यूक्रेन और रूस के बीच में एक जगह था जिसको 2014 में रूस ने अधिग्रहण कर लिया था। अब देखिए, क्रीमिया का जब रूस ने अधिग्रहण किया था तब उसको लेकर के यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। और आपको याद होगा कि पहले हम जो G7 ग्रुप था, अभी वर्तमान में G7 है, पहले ये G8 था। पहले ये G8 ग्रुप था, रूस भी इसका पार्ट होता था। जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया है रूस ने, तो उसके बाद G8 से इसको बाहर कर दिया गया, रूस को G8 से बाहर कर दिया। अब ये ग्रुप G7 है, इसमें रूस नहीं है। तो लगातार अभी चर्चा चल रही है यूक्रेन को फिर से रूस अधिग्रहण करे। आज से कुछ वर्ष पहले यूक्रेन जो है रूस का ही पार्ट था। जैसे पाकिस्तान भारत का पार्ट था, उसी तरह से यूक्रेन रूस का पार्ट था। और वर्तमान में फिर चर्चा चल रही है कि यूक्रेन को रूस अधिग्रहण कर लेगा। अगर यूक्रेन को रूस अधिग्रहण करेगा तो अमेरिका इस पर जवाबी कार्रवाई करेगी। इसको लेकर के न्यूज़ दिया हुआ, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यूक्रेन का इंपॉर्टेंस क्यों है नाटो के लिए, अमेरिका के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, और यूक्रेन का इंपॉर्टेंस क्यों है आपको रूस के लिए। चलिए, इस पर भी मैं सेपरेट डिस्कस कर दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। और तृतीय विश्व युद्ध की आहट ये हो सकती है। ये ऐसा विश्व के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, वो उसको ऐसा अनुमान लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध का आहट है कहीं ना कहीं यूक्रेन विवाद। देखिए, एक प्रस्ताव का बस नाम याद रखिएगा इस न्यूज़ से। एक प्रस्ताव, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अगस्त 2021 में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष था। 1 महीने के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी और वो था अगस्त 2021। अगस्त में ही 15 अगस्त 2021 को अगर आप देखेंगे, 15 अगस्त को, इसी दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन तालिबान ने अधिग्रहण किया था अफगानिस्तान का। तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पे आ गया था 15 अगस्त को। तो उसके बाद, चूंकि उसी समय में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था, तो उसके बाद भारत ने एक प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव को बस नाम याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, प्रस्ताव संख्या 2593। यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, प्रस्ताव पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रस्ताव का नाम बताइए क्या। तो प्रस्ताव का जो नाम है UNSC प्रस्ताव 2593 है। ये भारत के द्वारा लाया गया था और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आतंकवादियों के संगठन या आतंकवादियों का पनाहगार अफगानिस्तान नहीं बनेगा। इसको लेकर के चर्चा था। तो बेसिक पॉइंट है ये, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लास्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिखा है, ये इसको पढ़िएगा आप लोग। ये हालांकि इसको लेकर के मैं काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, आज से लगभग 3-4 वर्ष से मैं इसको गौर कर रहा हूँ इस न्यूज़ को, कि नारियल का जो छिलका होता है बेसिकली,
नारियल के रेशे जो होते हैं उससे रोड बन रहा है। ये रोड जो बन रहा है नारियल के रेशे से बन रहा है, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे, उसके बाद केरल में देखेंगे, साउथ के रीजन में देखेंगे तो ये रोड काफ़ी बना है वहाँ पे ईंटा की जगह इसका छिलका, जो नारियल का छिलका होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और ये रोड काफ़ी अच्छी रोड मानी जाती है। ऐसा नहीं है, 15% इससे क्या होता है, रोड बनाने में जो लागत होता है उसका 15% खर्च कम होता है, और साथ ही साथ रोड बनाने का जो है 10 साल इसकी उम्र बढ़ जाती है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कोई जो रोड बनता है हम लोग के यहाँ, इसमें इतना भ्रष्टाचार होता है कि 10 साल तक रोड टिक भी नहीं पाता, और अगर ये रोड ये यूज हो जाएगा तो इसकी जो है रोड ये काफ़ी समय तक सस्टेन करेगी। तो ये काफ़ी शानदार इनिशिएटिव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब उत्तर भारत में भी इस योजना को शुरुआत किया जा रहा है। ये काफ़ी सकारात्मक कदम है। खास करके जो ग्रामीण कनेक्टिविटी है, जो छोटा छोटा रोड बनता है, जो ईंटा का रोड बनता है हम लोग के यहाँ गाँव में, उसके जगह आप इसका रोड बना दीजिए, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।